आज के बाद मेरे से बाइट लेने मत आना, बोल रहा हूँ तुझे। हाँ, तो और सुन इस तरीके से सुन पहले, तू कैसे क्वेश्चन करती है? मनुस्मृति की हिमायत करती है? अरे मनुस्मृति की हिमायत करती है? अरे तो मनुस्मृति को मानना, कौन तुझसे मना कर रहा है? तेरा काम कुछ नहीं है, तो मानना। अरे तुझसे कौन मना कर रहा है? अरे रुक जा यार, तुझसे कौन मना कर रहा है कि मनुस्मृति को मत मान बेटा? तो मानना, अरे मानना, अरे मानना, 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 मान तो सही। मानती क्यों नहीं है? काय को फ्रेंड बन के आई है, काय को बाल में खेल के आई है? अरे मानना, कौन मना कर रहा है? आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है। तुझे जवाब देने नहीं आए? अरे तुझे तो बुलाया भी नहीं है, जबरदस्ती आ गई। तुझे नहीं बुलाया, मैंने इन 3 लोगों को बुलाया था। अरे सुन, अरे कहाँ है बताइए? तू जो आज माइक लेके खड़ी है, यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, कहीं नाली साफ कर रही होती, कहीं जूते साफ कर रही होती, कहीं गुलाम होती, बकवास कर रही है। मनुस्मृति न होती, मनुस्मृति, अरे मनुस्मृति का समर्थन कर रही है तू? अच्छा मानती है तो उसका पालन कर, लेकिन तू जो है क्यों MA BA करने स्कूल में चली गई? मनुस्मृति तो मना करती है। तू क्यों ये पैंट बुशर्ट अच्छे कपड़े पहन के आ गई? क्यों नहीं लहंगा पहन के आई? क्यों नहीं घूमट मार के आई? क्यों नहीं कान में बड़े बड़े झुमका पे? अरे पैर, ये तेरा निजी है। मनुस्मृति के आधार पर वो होता था पहले। अब बाबा साहब अम्बेडकर तुझे स्वतंत्र कर गए, अब तू बड़बड़ कर रही है मेरे सामने। कल परसों पैदा हुई है, एक बुढ़े आदमी से बात कर रही है। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप बदतमीजी कर रहे हैं? अरे बदतमीजी तो तू कर रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा? अरे तू बदतमीजी कर रही है, तू हमेशा बदतमीजी करके बकवास कर रही है। महिलाएं अभी भी मनुस्मृति को पढ़ रही हैं, मनुस्मृति को ढो रही हैं। बहुत सी महिलाएं, क्या कहोगे उनके लिए? मनुस्मृति में केवल ब्राह्मण की महिला ही नहीं, क्षत्रिय की महिला ही नहीं, वैश्य की महिला ही नहीं, शूद्र महिलाएं नहीं, सारी महिलाओं के लिए उसमें प्रतिबंध लगाया है। सारी महिलाओं को शूद्र बताया है। सारी महिलाओं के लिए कहा गया है, स्त्री शूद्रो नाद्यताम श्रमणे तपजत पर पुराम धारणा शरीर भेदो चाणे जाचित। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये मनुस्मृति का स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है। कुछ महिलाओं ने हिंदू कोड बिल का भी विरोध किया था देश में, बाबा साहब के। हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, बाबा साहब के पुतले जलाए थे, बाबा साहब के झंडे, जो बाबा साहब का आइडियोलॉजी थी उसको जलाया था। बाबा साहब का विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा साहब की मूर्ति लंदन में लग रही है, फ्रांस में लग रही है, पूरे जहाँ जहाँ पड़े थे वहाँ पर लग रही है। बाबा साहब का विचार मूर्ति तोड़ सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब का जो कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब का जो विचार है, वो जब तक रहेगा, जब तक ये सूर्य और चांद और समुद्र रहेंगे, तब तक रहेगा। बाबा साहब इतना काम करके गए। संविधान लागू होने के बाद में सारे ग्रंथ जो है खत्म हो गए हैं। ये कौन लोग जो मनुस्मृति को जिंदा रखना चाहते हैं? मनुस्मृति को वो लोग जिंदा रखना चाहते हैं जिन्होंने हजारों साल से मलाई खाई, जिन्होंने हजारों साल को 90% लोगों को गुलाम बनाया, जिन्होंने हजारों साल बिना करे धरे, बिना परिश्रम के, बिना खेती करे अनाज भी लिया, दाल भी ली, आटा भी लिया, खाने के घी भी लिया, सारा साधन लिया, और मनुस्मृति के आधार पर वो मनुस्मृति को जिंदा रखना चाहते हैं जो शूद्रों को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो MP न बने, MLA न बने, कलेक्टर न बने, IPS न बने, IAS न बने, IPS न बने। उन लोगों के लिए उन्होंने ये किया। वो लोग इसको चाहते नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि शूद्र डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो चाहते हैं। यहाँ पर 2018 में संविधान की कॉपी जलाई गई थी जंतर मंतर पर ही। मुझे मालूम है, मैं आया था, यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था KP चौधरी ने और सारे लोगों ने, मैंने दिया था। संविधान कौन जला रहे हैं? वही पांचों चारों के चारों ब्राह्मण थे। उसमें एक भी बैकवर्ड का आदमी नहीं था, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था, एक भी सिख नहीं था, एक भी पारसी नहीं था, एक भी दलित नहीं था, एक भी आदिवासी नहीं था। वो लोग थे जो आज जिनकी कुर्सी हिल रही है सामाजिक दृष्टि से। आज उनको तकलीफ मनुस्मृति से नहीं है, आज उनको तकलीफ इस बात से नहीं है, तकलीफ है उन्हें कि आज चमार डॉक्टर बन गया, आज यादव IAS बन गया, आज धोबी खटीक जो है वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, आज वो जो है MP बन गए, राष्ट्रपति बन रहे हैं। ये उन लोगों को ये तकलीफ है। उनको तकलीफ इस बात की नहीं है, उन्हें सबसे बड़ा डर ये है कि ये यदि सत्ता में आ गए, हुकूमत में आ गए, तो 5000 वर्ष तक हमने जो गुलाम बनाया है ये भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे। हम जो काम करेंगे
करेंगे, इस देश को लोकतंत्र बचाने के लिए करेंगे, जमहूरियत को बचाने के लिए करेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कभी कल्पना नहीं करेंगे, हम संविधान को बदलने की कभी बात नहीं करेंगे। वही संविधान सफिशिएंट है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। आज इस देश में उस संविधान की वजह से यहाँ पर सिख आराम से रहता है, आज यहाँ पर ईसाई आराम से रहता है, बौद्ध आसान से रहता है, बौद्ध जो है, और यहाँ का दलित और आदिवासी। यदि बाबा साहब अम्बेडकर कम्युनल और जातिगत आधार पर संविधान बनाते और एक धर्म की बात करते तो आज यहाँ पर ईसाई अपने चर्च में प्रार्थना नहीं कर सकता था। यदि बाबा साहब अम्बेडकर इस हिंदू राष्ट्र की बात करते तो आज मुसलमान जो मस्जिद में अदा करता है कर नहीं सकता था। और ये यही चाहते हैं कि बौद्ध अपना प्रचार प्रसार न कर सके। ईसाई कानपुर में बौद्ध कथा में फायरिंग कर दी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, आज जो हिंदू है वो बौद्ध बना रहा है, कहीं उसका जनगणना में नाम बौद्ध का नहीं है, कहीं भी उसका लिखित में नहीं है, कहीं भी उसका वो नहीं है, समझे, अखबार में रिकॉर्ड नहीं है, कहीं रिकॉर्ड नहीं है, ना उसने नोटिफिकेशन किया है, ना बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया है। आज जो हिंदू लोग हैं वो बड़े बड़े मंचों से बौद्ध बना रहे हैं। अरे तुम स्वयं तो बौद्ध नहीं हो, उन और लोगों को कैसे बौद्ध बनाओगे? बौद्ध धर्म की एक प्रक्रिया है, पहले नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर उसे वहाँ जाके डीएम के यहाँ वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, अखबार में देना पड़ेगा, फिर आपको एक हल्फनामा देना पड़ेगा, तब बौद्ध बनेगा। बौद्ध का ऐसे है नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघ, ये बौद्ध थोड़े बनेंगे। इसीलिए यहाँ करोड़ों लोग हर साल, कोई कहता है 2 लाख बौद्ध हमने बना दिए, 50 लाख हमने बना दिए, 1 करोड़ हमने बना दिए, लेकिन उनकी संख्या आज के समय में 8.4% 84 लाख है। कहते हैं 5 करोड़ को दीक्षा हो गई कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति प्रतिमा सब लगाएंगे, लेकिन उनकी विचारधारा किसी को स्वीकार नहीं है। जो उस विचारधारा पे चलेगा वही मारा जाएगा। आजकल एक तमाशा चल रहा है, बेसिकली आपको समझना पड़ेगा ये लड़ाई विचारधारा की है। जो लोग उस विचारधारा को स्वीकार करते हैं वो लोग चुने जाएंगे, जो लोग उस विचारधारा का समर्थन करते हैं वो संसद में रहेंगे, राज्यसभा में, लोकसभा में। जो उस विचारधारा के खिलाफ बोलेंगे वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। जो उस विचारधारा के समर्थक रहेंगे वो मंत्री रहेंगे, जो इस विचारधारा के खिलाफ रहेंगे वो मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए जाएंगे। जो लोग उस विचारधारा का समर्थन करते हैं वो प्रोफेसर बनेंगे, जो इस विचारधारा का समर्थन नहीं करते वो प्रोफेसरशिप से बाहर निकाल दिए जाएंगे। चाहे वो डॉक्टर रितु सिंह हो, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, या इन जैसे बहुत सारे लोग निकाले, और जिनको नहीं निकाला तो उनके प्रमोशन रोक रखे, जैसे डॉक्टर रतन लाल। तो ये विचारधारा की लड़ाई है और इसको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये नौटंकी क्यों हो रही है इंटरव्यू की? एक्चुअली जैसे जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम है, पूरे देश के उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेज बनते हैं 75% के आसपास जजेज कॉलेजियम से आते हैं, जो लगभग 300-400 परिवारों से बनते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम हो गया है उसके अंदर भी यकीन मानिए भविष्य में केवल 3-4 हज़ार परिवारों के बच्चे ही प्रोफेसर बनेंगे, बाकी लोग तो भूल ही जाएं। या जो उस विचारधारा के कट्टर हैं, चूँकि मैं देख रहा हूँ आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं घूमने जाता हूँ, तो वो जो प्रोफेसर है वो सुबह शाखा में जा रहे हैं, वहीं यूनिवर्सिटी में शाखा लगा रहे हैं और वहीं पे वो पाठ भी पढ़ रहे हैं, भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता वो पढ़ाने आए हैं या भजन कीर्तन करना है। भजन कीर्तन करिए, श्रद्धा मन की चीज़ है, उस अपने घर में करिए। यूनिवर्सिटी पढ़ाने का चीज़ है, विद्या का मंदिर है, उस विद्या के मंदिर को तो पवित्र मत करो, उसको तो बर्बाद मत करो। तो ये आज एक अलग तरह की जंग छिड़ गई है देश के अंदर। डेमोक्रेसी पूरी तरह खतरे में है, देश का संविधान पूरी तरीके से खतरे में है। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं इसके माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इस विचारधारा जिसके कब्जे में पूरा देश चला गया है, जिसके कब्जे में सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स चली गई हैं, जिसके कब्जे में पूरे देश के सत्ता संसाधन सब कुछ चले गए हैं, वो आज पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं। और देश का संविधान भी यकीन मानिए वो खतरे में है और हो सकता है जल्द ही उसको ख़त्म करके मनुस्मृति का शासन आ जाए। तो इसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा और इस लड़ाई को केवल हम शहरों में बैठ के नहीं लड़ सकते, हमें गाँव तक पहुँचना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा।
चूँकि एक समय था, मैं खुद दिल्ली की यूनिवर्सिटी के रामदास कॉलेज से पढ़ा हूँ, उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर से पढ़ा हूँ, कैंपस लॉ सेंटर में LLM का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ स्टूडेंट यूनियन का। तो मेरा अपना लंबा अनुभव यह है कि उस वक्त हम जैसे लोग आ गए तो फिर वकील भी बने और MLA बने, मंत्री बने। उस वक्त पढ़ के उस माहौल से प्रोफेसर रतन लाल आए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आए, रितु सिंह आई, सुधांशु आए और दूसरे साथी आए। लेकिन जिस दिशा में यूनिवर्सिटी जा रही हैं, जिस तरह सुसाइड हो रहे हैं और जिस तरह एजुकेशन को महंगा करके लगभग पूरी तरह प्राइवेटाइज कर दिया, गरीब समाज और निम्न मध्यम वर्ग और उससे नीचे का जो समाज है, जिसकी संख्या लगभग 90% के आसपास है, ये समझ लीजिए उनके बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके परिवार वो इतनी महंगी शिक्षा का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी लॉ कॉलेज में अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है, IIM के अंदर होता है, तो वहाँ लेके 15 लाख रुपया से 50 लाख के बीच तो सरकारी कॉलेज में चाहिए। तो आप समझिए कि देश के 90% लोग, और अगर मैं SC ST की बात करूं तो उसमें 99% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा उठा ही नहीं सकते, यानी उनके बच्चे तो कॉलेज में जा ही नहीं पाएंगे, पहले ही ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो पूरे देश का बेड़ा गर्क हो रहा। हम लोग उस परिस्थिति में भी आ गए, लेकिन जिस तरह आज एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया है, सब कुछ बेच दिया है और एक विचारधारा जिस तरह हावी हो गई है, उस हिसाब से आने वाले समय में हमारे जो बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे और निम्न वर्ग के परिवार के बच्चे, जो जिनकी आय लाख रुपए से कम है, मुझे लगता है उनके बच्चे तो आने वाले समय में हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। आने वाली पूरी कौम बर्बाद होने वाली है, पूरा भारत बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। एक खास विचारधारा अगर बढ़ भी जाएगी और सब कुछ भी कब्जा कर लेगी, तो क्या हम भारत को बचा पाएंगे? सवाल केवल हमारे बचने का नहीं है, सवाल केवल SC ST का बचने का नहीं है, सवाल है ये देश बचेगा या नहीं बचेगा। मुझे लगता है ये देश बचेगा नहीं, क्योंकि ये देश कट्टरपन की तरफ जा रहा है और हमें सबक लेना चाहिए उन कट्टर राष्ट्रों से। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से सबक लीजिए, सीरिया से, लेबनान से सबक लीजिए। जो देश कट्टरपंथी बने वो देश बर्बाद हुए हैं। भारत कट्टरपन की तरफ बढ़ा है, तो ये भगवाधारी लोग भारत को भी बर्बादी के रास्ते पर ले गए। अब भारत को बचाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इसके लिए गांव-गांव में जाकर तैयारी करनी पड़ेगी।